बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग व्यूअर्स। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ जाकिर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शाम 6 से 7 बजे के दरमियान वीनस टीवी पे होता है। इसमें मैं आपसे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कानूनी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस करता हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में लाइव स्क्रीन पे हमारा स्टूडियो का नंबर आ रहा है। इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी कानूनी प्रॉब्लम है, उस सिलसिले में बात कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करते हैं, आपकी कॉल थ्रू होती है, तो बराह मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दिया करें, ताकि बग़ैर किसी डिले के आपकी मुझसे बात हो सके। कोशिश करें कि अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स भी हमें कॉल करने की कोशिश करते हैं, उन सारों से हमारी बात हो सके। तो बराह मेहरबानी सवाल अपना मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात हो भी जाती है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मुझसे बात करने के बाद भी बेहतर ये होता है कि किसी भी वकील से जाके अपना केस ज़रूर डिटेल में डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं बहुत डिटेल में आपसे आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूँ इस प्रोग्राम में, और मैं नहीं चाहता किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो। नाजरीन, जैसे कि मैंने कहा है, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त। इसी नंबर पे आप, इसी टेलीफोन नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे रब्ता करना हो तो मेरा ईमेल एड्रेस भी ब्रेक पे जब हम जाते हैं, तो ब्रेक पे जाने से पहले मेरा ईमेल एड्रेस आता है, और प्रोग्राम के आखिर में भी मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आता है। आप उस ईमेल एड्रेस पे मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? भाईजान, मेरी ना अपील अलाउ या 3 वीक्स पहले ना जी ह्यूमन राइट्स पे और टॉइक पे। जी मुझे पूछना था कि अब ये अपील इम्प्लीमेंटेशन पे होम ऑफिस कितना टाइम लगाता है रफली आजकल? देखिए, आमतौर पे 2 से 3 महीने लग जाया करते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आमतौर पे इतना टाइम लग जाया करता है। बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन आमतौर पे ये 2 से 3 महीने के लगभग लग जाते हैं। तो भाईजान, अगर मैंने ह्यूमन राइट्स पे मेरी अपील अलाउ किया, तो जो ह्यूमन राइट्स पे वीज़ा मिलता है वो 2.5 साल का होता है आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स पे? जी, आमतौर पे 2.5 साल का ही वीज़ा होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और अब ये जो आपकी अपील अलाउ हुई है, मेरे ख्याल में जो है कॉलर जा चुके हैं। अली साहब, बस मैंने सिर्फ ये कहना था कि आपकी अपील अलाउ जो अभी हुई है, तो अगर अपील आपकी अलाउ हो भी जाती है, तो होम ऑफिस के पास राइट होता है कि अगर वो चाहें तो परमिशन के लिए अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकते हैं अपील के लिए। उसमें 14 डेज़ होते हैं। तो अगर वो होम ऑफिस परमिशन के लिए अप्लाई नहीं करता, तो फिर उसके बाद वो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं होम ऑफिस, जो भी आपको बायोमेट्रिक कार्ड्स वगैरह इशू करने हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੇਆਰ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ लगती है कोर्ट ऑफ अपील? देखिए, आमतौर पे जेआर के लिए आप जाते हैं अगर अपर ट्रिब्यूनल ने रिफ्यूज़ किया है। अगेन, अगर अपर ट्रिब्यूनल ने परमिशन रिफ्यूज़ किया है, तो फिर आप आमतौर पे जेआर के लिए जाते हैं। अगर अपर ट्रिब्यूनल में आपका केस सुना गया था परमिशन मिलने के बाद, तो फिर कोर्ट ऑफ अपील में भी अगर आपको परमिशन के लिए पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और फिर आप जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके केस की नोयत क्या है, और बेहतर यही है कि जो आपके ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी आमतौर पे जेआर। जी ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਆਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी, जेआर के लिए आप अगर आपको परमिशन रिफ्यूज़ होगी। जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਮੰਥ, ਸਾਨੂੰ 11 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਈਅਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ऐसी पूछनी थी कि ਇਹਦੀ फीस कितनी लगती है कोर्ट ऑफ अपील की? देखिए, मुझे कोर्ट ऑफ अपील के भी एग्जैक्टली फ़ीस तो उसकी परमिशन की नहीं मालूम, लेकिन उसका बेहतर तरीका ये है
कि एक तो जो आपके केस से डील कर रहे हैं वकील, उनको मालूम होगा, लेकिन अगर आप मुझे ईमेल कर दें अपने केस की नोयत का, तो मैं फिर आपको कोर्ट ऑफ अपील जो भी आपके प्रोसेसिंग में फ़ीस लगी, जो उनकी कोर्ट की फ़ीस है, वो भी हम आपको बता देंगे। मेरा ईमेल एड्रेस अभी जैसे कि मैं शुरू में भी बताया था, ब्रेक पे जब हम जाते हैं तो उससे पहले आता है स्क्रीन पे, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको फ़ीस कोर्ट ऑफ अपील की बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम ना अच्छा है और ना मैंने ना 7 मेंबर्स के लिए ना ऑनलाइन इंडेफिनिट अप्लाई किया है। 7 क्या, किसके लिए? फैमिली मेंबर है 7 ना, तो हमने 7 मेंबर्स के लिए ना ऑनलाइन इंडेफिनिट अप्लाई किया है जी। तो लेकिन ना हम लोगों का ट्रांसैक्शन जैसे जब पे के उसके ऊपर आते ना, तो मेरी मैं पे नहीं कर पाती क्योंकि अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, वो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है 21,000, तो आप पे नहीं कर सकते हैं। और जबकि मेरे बैंक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कहते हैं होम ऑफिस की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आपने उसको अलग-अलग पे करने की कोशिश की है? हमने 2 अकाउंट्स बना के, और जैसे 3 लोगों का और 4 लोगों का ऐसे करा ना, तो फिर वो हमें प्रीमियम के ऑप्शन नहीं देते। अच्छा, देखें, ये चूंकि अभी सिस्टम इन्होंने अभी शुरू किया है, मुझे नहीं पता कि क्या ये कंप्यूटर ग्लिच है, कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रहा है, या मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या होम ऑफिस को अलाउ नहीं करता। अगर आप, मैं जिस तरह भी ये चीज़ ऐसी है कि मुझे चेक करना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा अपनी डिटेल्स, और हम आपको फिर कांटेक्ट करके आपको बता देंगे कि किस तरीके से ये हो सकता है। क्योंकि कोई अगर आपको वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन एक उस पर गो में अलाउ नहीं कर रहे, तो आप उसको मेरे ख्याल में ब्रेक आप कर सकते हैं। लेकिन इसलिए अगर आप हमें अपनी डिटेल्स ईमेल कर दीजिएगा, तो फिर हम आपसे कांटेक्ट करके आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम निकत है और मैंने 7 ईयर के बेस पे अपने बच्चों का केस अप्लाई किया था। जी जी। तो मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के कार्ड आ गए हैं और मेरा 1 मंथ हो गया कार्ड नहीं आया। इसकी क्या वजह हो सकती है? लेकिन लेटर में उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट में मेंबर में हूँ और मेरा देखें अभी तक नहीं है। देखें, इसकी वजह ये हो सकती है कि शायद आपका कार्ड इधर उधर हो गया हो। आम तौर पे जब आपको लेटर वो भेज देते हैं, आपके बच्चों का, हस्बैंड का आ गया है, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपका ना आए, सवाए इसके कि कुछ इधर इधर हो गया हो। तो आप ऐसा करें। जी बोलें। जी, मैं दूसरा सवाल करना चाहती हूँ कि मैंने मेरे हस्बैंड के और बच्चों के ऊपर लिखा हुआ है कि वो बेनिफिट ले सकते हैं, तो क्या वक्त बाद में जो मैं वीज़ा अप्लाई करूँगी उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? अच्छा, देखें, आपने पहले सवाल का जवाब सुन लिया था कि शायद अगर आपको कार्ड उन्होंने नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, जो आपका पहले सवाल का जो मैंने जवाब दिया कि शायद आपका कार्ड भेजा हो, इधर उधर हो गया, आप होम ऑफिस से रब्ता करें। उनका ईमेल एड्रेस भी दिया होगा, जो बाकी आपके जो लेटर उन्होंने भेजा था आपको, तो उसमें एक ईमेल एड्रेस भी होगा। आप उनसे रब्ता करें, उनको बोलें आपको अभी तक आपका कार्ड नहीं मिला। जहाँ तक बेनिफिट का ताल्लुक है, तो आपको अभी उन्होंने 7 साल की बेसिस पे, क्या आपके बच्चे 7 साल का हो गए हैं, तो हमने कॉलर जा चुके हैं। अगर आपको 7 साल की बेसिस पे या कोई ऐसी बात है जिस पे उन्होंने बेनिफिट्स भी आपको अलाउ किया है, तो फिर जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन, मुझे आपके केस के सही फैक्ट्स का और पूरी सिचुएशन का नहीं मालूम, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप बेनिफिट्स लें या ना लें। बेहतर है किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हूँ, क्या सवाल है? मैं साइमा बोल रही हूँ बर्मिंघम से। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछने। जी बोलिए। फर्स्ट ये है कि मैं ब्रिटिश हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो इलीगल है, तो हम अप्लाई करना चाहते हैं केस, और हमारे न्यू बॉर्न बेबी भी जो है ना है हमारे पास। तो ये कौन सा जो है ना, शादी की बेस पे करें तो ठीक है या बेबी की बेस पे करें? तो देखें, बेबी की बेस पे, और देखें बात यह है कि जब आपके हस्बैंड इलीगल हैं, लेकिन अब आपका बच्चा है उनके साथ, और बच्चा ब्रिटिश है, तो फिर जब एप्लीकेशन करेंगे तो वो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी कि आपके वो हस्बैंड भी हैं और बच्चा भी आपका है, तो सारी चीज़ें होंगी। बेबी के बेस पे भी होगा, आपकी बेसिस पे भी होगा।
अच्छा, तो ये अगर बेनिफिट पे कोई असर पड़ता है कि क्योंकि ये तो इलीगल अंदर बेबी के बेनिफिट अप्लाई करूं तो जैसे टैक्स क्रेडिट ये वो देखिए, आप टैक्स क्रेडिट वगैरह या जिस चीज़ के लिए भी अप्लाई करती हैं तो आपको उनको अपने बताना होगा सिचुएशन कि जी आपके साथ आपके हस्बैंड हैं या पार्टनर हैं, वो फिर आपको बताएंगे कि बेनिफिट्स में असर पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन आपको उनको सही सिचुएशन बतानी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो। जी हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, उस्मान बोल रहा हूँ। वालेकुम मेरे सलाम। 2 क्वेश्चन है। जी बोलिए। मैं ब्रिटिश हूँ, मेरी वाइफ और बड़ा बेटा जो है वो 4 साल का है, वो यहाँ पर है स्पाउस वीजे पे। जी जी। और एक बेटा यहाँ पे पैदा हुआ है, वो ब्रिटिश है। और मैं उनके जो छोटे बेटे के जो है ना वो बेनिफिट ले रहा हूँ, चाइल्ड बेनिफिट और टैक्स क्रेडिट। तो मसला ये है कि मुझे पता नहीं था, वो पिछले 6-8 महीने से मेरी वाइफ के अकाउंट में जो है ना वो आ रहे थे। तो आगे एक्सटेंशन 6 महीने बाद है मेरी, तो वो तो मैंने चेंज करवा दिया अकाउंट अपने नाम पर। जी जी। तो ये कोई असर पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल। वो देखें, वो चाइल्ड बेनिफिट तो आपके बच्चे को मिल रहा है ना, जो कि हाँ जी, लेकिन वो मेरी वाइफ के अकाउंट पे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना वो खुद स्पाउस वीजे पे है। मैं नहीं, आई नो मुझे जी, मैं उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो बेनिफिट तो बेसिकली आपके बच्चे को मिल रहा है ना, जो कि ब्रिटिश है। हाँ तो जो ब्रिटिश है, हाँ जी बिल्कुल, उसको सिर्फ मिल जी दूसरे को नहीं मिल रहे। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर अब आपने चेंज करा ली है और अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको मालूम नहीं था, लेकिन चूंकि बेनिफिट बच्चे को मिल रहा है जो कि ब्रिटिश है, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का तो मसला तो नहीं होगा? अगेन, एज लॉन्ग एज आप जो है जो मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहे हैं, या आपकी वाइफ मीट कर रही हैं जो कि इनको रिक्वायर्ड है, जो इनकम आपको अपनी वाइफ के सिलसिले में और अपने जो बच्चा है उसके सिलसिले में चाहिए, अगर वो उसकी मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे हैं तो फिर मसले वाली बात नहीं है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट का भी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम आसिफ है और मुझे ILR स्पाउस वीज़ा के बारे में 2 सवाल करने हैं। जी पूछिए। जी, पहला तो ये ना कि ये जो न्यू सर्विस आई है इसके थ्रू अप्लाई करना है, तो हम स्टैंडर्ड सर्विस में जाना चाह रहे हैं, तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नॉन प्रायोरिटी जो होती है, तो इसके लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ेगा क्या? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि मुझे मेरी वाइफ एक्चुअली एप्लीकेंट है, तो मेरा भी पासपोर्ट वो लोग रख लेंगे या अपॉइंटमेंट के दौरान स्कैन कर रिटर्न कर देंगे? क्योंकि मुझे अक्सर बिजनेस ट्रिप्स के लिए यूके से बाहर जाना होता है, तो पासपोर्ट छोड़ नहीं सकता। अगर मैं स्टैंडर्ड सर्विस में जा रहा हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बस यही, अगर वो लेते हैं पासपोर्ट तो फिर मुझे ना सुपर प्रायोरिटी में जाना पड़ेगा। तो बस देखिए, अब जो इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया है ना, तो वो उसमें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते आपसे जनरली स्पीकिंग। तो अगर आपका पासपोर्ट वो स्कैन मतलब कर देंगे आप, वो ओरिजिनल आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक आप स्टैंडर्ड सर्विस की अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट इस तरह, मतलब ये नहीं होता कि कोई ख़ास अपॉइंटमेंट देंगे आपको। आपके पास 15 दिन होते हैं जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको वो उन 15-15 डेज़ में जाके डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने होते हैं या दिखाने होते हैं, या और अपने वो बायोमेट्रिक्स देने होते हैं। तो इसलिए आपको अपने पासपोर्ट भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं शेखर मल्होत्रा बोलता हूँ। जी मल्होत्रा साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि आपकी आवाज़ शेखर साहब कट के आ रही है ज़रा। जी बोले। मेरा 5 साल का मल्टीपल विजिट वीजा है। जी जी। और मैं जैसे बच्चों से मिल जाता हूँ, 2-3 महीने रह कर जाता हूँ मैं हर साल। जी जी। और अभी जो है मई में वो मेरे को नया रिन्यू कराना है। अभी मैं यहाँ पर हूँ तो 10-15 दिन का वापस जाना है। तो जो नया वीजा मैं बनवाऊंगा मई में, तो वो ये 2 महीने होंगे या नए से, मतलब जैसे आपकी आवाज़ कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं पड़ा। मुझे आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि अगर अभी आप जो दोबारा वापस जाएंगे तो क्या होगा? नया वीजा मेरे को बनवाना है, मई में खत्म हो रहा है वो। जी जी।
तो ये जो साइकिल काउंट होती है वो मई से नए वीजे से चालू हो गई, या ये जो 2 महीने रहकर जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये गिनती होंगे ये साल में? नहीं, देखें, जब आप नए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, आपको नया वीज़ा मिलता है, तो उसमें जो है वो उस नए वीज़े के हिसाब से आप चलेंगे, जो उसमें आपको जितना टाइम अलाउड है उस नए वीज़े के टाइम से वो होगा। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ज़्यादा क्लियर नहीं आई, तो मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं पड़ी आपके सवाल की, लेकिन जितना मैं समझा उस हिसाब से मैंने जवाब दे दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक वक्फे का टाइम हो गया। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। एक वक्फे पे हम जाते हैं और वक्फे के बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूँ जाकिर खान। जो कॉल्स हम पहले ले रहे थे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ, लंदन से बात कर रही हूँ सर। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर, मैं स्टूडेंट वीज़े पे आई थी, मैं और मेरे हस्बैंड 2014 में फरवरी, और फिर 2014 में ही जुलाई में मेरी बेटी पैदा हुई है इधर लंदन में। तो मेरा स्टूडेंट वीज़ा फिर एक्सपायर हुआ 15 में, तो मैंने दूसरा वीज़ा डाल दिया था। तो जो मैंने दूसरा वीज़ा लिया था वो 2018 तक वैलिड था। दूसरा वीज़ा भी स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन होगी ना? जी भाई, दूसरा वीज़ा भी मैंने स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंशन ली। जी। वो 2018 तक मेरा वैलिड था, लेकिन 2017 में मैं विड्रॉ हो गई, यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर दिया था क्योंकि कोर्स ACCA का था जी। तो मैंने फिर केस डाल दिया था FLR स्टेटलेस का। उसका जवाब अभी मुझे आया है, लाइक अभी 2018 एंड में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और 14 डेज का टाइम दिया, तो मैंने FLR FP डाल दी है क्योंकि बेटी अभी 4.5 साल की है। तो इस सिलसिले में आप मुझे बताएं कि अगर मेरी बेटी 7 इयर्स की यहाँ हो जाती है तो उस सिलसिले में लाइक कोई है चांसेस हमें या नहीं है? देखें, बात यह है मिसेस खान कि अभी तो आपकी बेटी 4.5 साल की है, ठीक है जी। अब अभी तकरीबन 2.5 साल रहते हैं आपने। चलें, आपने यहाँ पे रहना है तो आपने एप्लीकेशन कर दी है FLR FP की, और अब ऑब्वियसली 2.5 साल बाद क्या सिचुएशन होती है, कानून क्या है क्या नहीं है, उसका कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर 7 साल आपकी बच्ची को यहाँ पे हो जाते हैं, अगर हम आजकल के कानून के हिसाब से देखें तो फिर आपकी एप्लीकेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि मैं रहना चाहती हूँ इधर और बेटी मेरी स्कूल भी जाती है, फुल टाइम स्कूलिंग है उसकी। जी बिल्कुल। तो आपने ठीक है, आपने एप्लीकेशन डाल दी। अब आपको बस यही चाहिए कि आप उसको फिर एप्लीकेशन को परसू करें, और जैसे कि मैंने कहा, अगर 7 साल की हो जाती है आपकी बेटी को, अगर हम आजकल के कानून के हिसाब से देखें तो फिर आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन उस वक्त क्या कानून होता है उसका कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम सोहा है। मैं आई थी 2010 में दिसंबर में जी। तो तकरीबन मुझको यहाँ पे 8 साल हो गए हैं। मैं स्टूडेंट आई थी, PSW पे गई, फिर दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। तो उसमें ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा कॉलेज रिवोक हो गया था, लेकिन मुझे कोई लेटर नहीं आया। और फिर मैंने FLR FP डाला, और उस दौरान फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी। और फिर मैंने जो है वो उसका मतलब फिर कंटिन्यू किया अपना केस, तो अब उसमें रिजेक्शन आ गई थी मेरी। मेरा हस्बैंड मेरा डिपेंडेंट था तो उसकी फाइल तो मैंने निकलवा दी, लेकिन अब जो है वो उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दिया है। तो क्या वो मेरी एक्सेप्ट करेंगे? 7 साल मेरे बेटे को यहाँ रहते हुए 8 साल हो चुके हैं, मेरी बेटी पैदा हुई थी यहाँ पे, उसको 5 साल। देखिए, ऑफ कोर्स आपको राइट ऑफ अपील मिला है, और उसकी एक वजह ये है, और मेन वजह ये है कि आपके बच्चे हैं यहाँ पे, और आपके बच्चों को यहाँ पे आप बता रही हैं कि 7-8 साल हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जब आप कोर्ट में जाती हैं तो इस सारी चीज़ों को कोर्ट देखेगी, आपकी सिचुएशन को, और जब बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7-8 साल हो जाएं तो ये ऑब्वियसली इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जो कि आपके फेवर में जा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो सर, मैं जैसी बोल रही हूँ सर। जी जैसी बोलिए, क्या सवाल है आपका?
सर मेरे को पूछना था, मैंने ना इंडेफिनेट के लिए मई में अप्लाई किया था, तो अभी तक उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, तो अभी तो 9 मंथ होने वाले हैं। जी जी जी। तो बायोमेट्रिक तो मेरी 1 मंथ के अंदर उन्होंने कर ली थी, तो बाद में कोई जवाब नहीं दिया। उसके बीच में ये था कि मेरे हस्बैंड ना पास्ट में हो गए थे, तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया था जी इंडेफिनेट के लिए। पहले मेरे पास लीव टू रिमेन था, तो अभी तक होम ऑफिस वाले ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, मेरा कार्ड नहीं भेजा, मेरा पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं जी भेजा। देखें, अगर आपको अभी तक कोई जॉब नहीं भेजा, टाइम हो गया है काफ़ी, आजकल वैसे एप्लीकेशन जल्दी डिसाइड हो रही हैं आमतौर पे, और अभी सिस्टम भी उन्होंने कुछ नया किया है, तो शायद ये वजह भी एक हो सकती है कि आपका चूँकि पुराने सिस्टम के हिसाब से देखी जा रही है, तो उस वजह से बैकलॉग हो होम ऑफिस के पास और डिले हो रहा हो। लेकिन आपको चाहिए कि आप अब होम ऑफिस से कांटेक्ट करें। अगर आपके कोई वकील हैं तो उनके ज़रिए से भी होम ऑफिस को कांटेक्ट करें। अपने लोकल एमपी से भी आप कह सकती हैं, उनके पास भी जा सकती हैं और उनको भी बोल सकती हैं कि होम ऑफिस से कांटेक्ट करें कि आपकी एप्लीकेशन को तकरीबन 9 महीने हो गए हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरह करेंगी तो होपफुली जल्दी कोई डिसीजन आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं सर? मेरा नाम जाहिद है सर। आपसे एक मेरा सवाल था। हम लोग यहाँ पे 2008 में आए थे, तो मेरे बच्चे की हाफ लाइफ 28 मार्च 2019 में होगी, तो हम कितने दिन पहले उसका केस डाल सकते हैं सर? किसी ने मुझे बताया कि आप 28 दिन पहले डाल सकते हैं। जी 28 दिन जब रह जाएं तो वो जो विंडो होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, और एक चीज और पूछनी थी सर। तो अभी हम लोगों का असाइलम भी रिफ्यूज हो गया है। जी जी। और वो फ्रेश क्लेम जो है वो भी हमारा रिफ्यूज हुआ हुआ है, तो हमने रिकंसिडरेशन में डाला हुआ है। तो अगर बच्चे का हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कोई चांस है कि हम उसमें? देखिए, ऑब्वियसली जब बच्चे का हो जाता है, जब एक फैमिली मेंबर जो कि बच्चा है, जो कि आप पे डिपेंडेंट है, जब उसका हो जाता है तो उससे आप लोगों की एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है। नहीं, वो बच्चा बड़ा हो गया है सर, 22 है उसकी एज अभी। अच्छा, अगर बच्चे का हो जाता है तो उससे आपकी एप्लीकेशन जो है उस पर ऑब्वियसली वो ज़रा मज़ीद स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है सर। तो ठीक है सर, फिर मैं आपके ऑफिस फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके उस बच्चे को लेके आ जाऊंगा सर मैं। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है मुझे। मैं मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर है? आप बोले, मैं कोशिश करता हूँ। आप बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे ये सवाल है कि जैसे मैंने एक पहले केस डाला हुआ, अभी मेरे बच्चे जो है 7 साल की हो गई है, तो मैंने उसके बेस पे केस करना है, मैंने डायरी करना है, तो क्या होम ऑफिस मुझे पहले का डिसीजन देगा एप्लीकेशन ए का, जब मैं डायरी करूँगी जो फ्रेश एप्लीकेशन डालूंगी उसका डिसीजन देगा? एक सवाल ये है। अभी आपका अभी आपका जो पहले का केस डाला हुआ है उसका फैसला नहीं हुआ ना? अभी तक नहीं हुआ। तो जब आप दूसरा केस डालेंगी तो होम ऑफिस जो है वो इस दूसरे केस को कंसिडर करेगा और इसका फैसला देगा। ठीक है? ओके, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मैं सोचती हूँ कि जो मैं अप्लाई खुद कर लूँ, क्योंकि सोलिसिटर बहुत फीस मांग रहे हैं ना, 2500 से कम कोई नहीं मांग रहा है। तो अगर मुझे खुद अप्लाई करना है, मुझे कौन सा क्लिक करना है? एज ए चाइल्ड और एज ए पेरेंट और प्राइवेट लाइफ? आप बच्चे की बेसिस पे अप्लाई करेंगी तो आप जो है, अगर तो प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे आप अप्लाई करेंगी कि आपके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए हैं, उस बेसिस पे आप अप्लाई करेंगी। ठीक है, मुझे क्लिक प्राइवेट लाइफ पे करना है, ना तो एज ए पेरेंट और ना तो एज ए चाइल्ड। आप उसमें भी कर सकते हैं। देखिए, ये ज़रा टेक्निकल चीज़ें होती हैं। बेहतर ये होता है कि आप अगर वकील के थ्रू जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो आपका जो उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। आपके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए अगर 7 साल हो गए हैं तो आप एज अ पेरेंट भी उसकी वो कर सकते हैं। तो और प्राइवेट लाइफ भी आपकी है। मैं वैसे आपको मशवरा ये दूंगा कि ख़ुद से बेहतर है कि आप किसी वकील के थ्रू अप्लाई करें ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम शहजाद मलिक है। जी शहजाद साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है कि मैंने ILR बेस्ड ऑन 10 ईयर्स अप्लाई किया था। मेरा एडमिन रिफ्यूज हुआ था और उसमें जो है ना टाइम कंप्लीट नहीं होता था, तकरीबन 2 महीने रहते थे 10 साल में जी। तो उसमें ये है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बेस्ड ऑन 3C।
और जो मेरे सिस्टर हैं उन्होंने मुझे कहा था कि आपके विद इन 14 डेज डाल दें तो आपका जो है वो 39E के मुताबिक डिसरिगार्ड हो जाएगा। तो अब मेरी अपील आई है, तो इसके चांसेस क्या हैं विन होने के? आपने 2 महीने पहले डाला था ना? जी 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 जी। तो 2 महीने पहले डाला था और आपको अपील, उन्होंने इन कंट्री राइट ऑफ अपील दे दिया था, ठीक है? जी जी। अच्छा, तो अगर आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिल गया तो आपने वो 10 साल तो लीगल गुजार लिए ना आप? जी 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 जी, वो गुजार लिए। तो अब आपका सवाल क्या है कि उसको कंसिडर किया जाएगा कि नहीं? जी जी, ये जज के सामने अब जी जज के सामने जाएगा, जी बिल्कुल जज के सामने जाएगा और जज मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपील पे जा रहे हैं, आपको 10 इयर्स यहाँ पे लीगली हो गए हैं, तो कोर्ट जो है इसको, जज जो है उसकी डिस्क्रेशन है, लेकिन आमतौर पे इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? जी उमर सईद खान साहब बात कर रहा हूँ न्यूकासल से। जी उमर सईद खान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली हमारा सवाल ये था कि 2019 में जून में हमारा रेफ्यूजी स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, ओके, मेरी फैमिली का। जी जी। तो हम 3 सवाल हैं। अब मुझे कब अप्लाई करना होगा, प्लस हम चारों की कोई होम ऑफिस फीस होगी, और जब ये हम अप्लाई करेंगे तो इसके कितने दिनों बाद हमें इंडेफिनेट कार्ड बन के हमारे। देखें, जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, जब आप 28 दिन रह जाएं वीज़ा ख़त्म होने में, जो आपका स्टेटस है, तो उस 28 दिन जब रह जाएं उस विंडो में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो है वो होम ऑफिस आपको क्योंकि आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है तो आपकी होम ऑफिस फ़ीस उसकी नहीं होती। और जहाँ तक टाइम की बात आपने की है कि कितना टाइम लगेगा कि आपका कार्ड आएगा, वो कहना ज़रा मुश्किल है। आम तौर पे 3 से 6 महीने लग जाया करते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी जी। My name is Saida from London. Yes, what's your question? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैंने ये कुछ दिन पहले अपनी मदर के लिए पाकिस्तान से अप्लाई किया था फॉर विजिट वीज़ा। जी जी। बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, तो आए और मुझे और बेबी को देखने के लिए, मिलने के लिए। जी जी। एक बेबी भी है मेरी, तो हमने उनके अप्लाई किया और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ आप जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमने लिखा था कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए उन्होंने आना है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो आपके मेरी मदर के जो बैंक स्टेटमेंट है और मनी है वो सब कुछ आप निकलवा नहीं सकते, हालांकि वो उनके नाम है और हमने प्रॉपर स्टेटमेंट बना के दी थी। तो उन्होंने रिफ्यूज किया और हमें रिव्यू और अपील का राइट भी नहीं दिया। जी देखें, बात ये है कि विजिट वीज़ा पे अपील का राइट नहीं होता, ठीक है। जब कोई विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखते हैं कि जो वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा है उनके अपने मुल्क में कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। खाली बैंक अकाउंट में अगर उनका नाम है और उसमें पैसे हैं तो ये इनफ नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपकी मदर की क्या सिचुएशन है, आपके फादर की क्या सिचुएशन है, आपके फादर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपकी मदर किसके साथ रह रही हैं, बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बिज़नेस है, जॉब है, क्योंकि क्या कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो कंसिडर करते हैं कि जी किस के अगर ये जाएंगी यहाँ पे, इनके फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड हैं, उनका बिज़नेस है, उनकी जॉब है, प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे हैं इनके, तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि वो जाके वापस ना आए। खाली ये जो आपने बैंक अकाउंट का कहा, ये मामले का हल नहीं होता। अब अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया है और आपको अपील का राइट नहीं आपके पास है, तो इसका एक तरीका तो ये है, बेहतर है किसी वकील के पास जाके और इसको कंसिडर करें कि क्या क्या इसमें शॉर्ट कमिंग्स थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे और क्या नहीं लगाए थे। बेहतर तरीका इसमें ये होता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं लगाई गई, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता, उन्होंने ख़ुद से अप्लाई कर दिया, उनको नहीं पता होता। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह नहीं लगाए हुए तो दोबारा एप्लीकेशन की जाए, और अगर सारा कुछ दिया हुआ है और उसके बावजूद वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ किया है और आप समझते हैं कि जी गलत रिफ्यूज़ किया है और आप वकील के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कि जी हाँ जी गलत रिफ्यूज़ किया है, तो फिर उसका एक ही तरीका होता है कि फिर आप इस वीज़े के इस रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ जुडिशल रिव्यू के लिए जा सकते हैं।
तो बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाएं और डिटेल में इसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। मुझे बताया जा रहा है कि एक वक्फे का दोबारा टाइम हो गया। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें नाजरीन, तो इस वक्त स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। तो एक ब्रेक पे जाते हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं थोड़ी देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूँ जाकिर खान। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं? जी, मैं एरम बात कर रही हूँ ब्लैकबर्न से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन FLR से रिलेटेड है जी। जो कि मेरी बेटी है, यहाँ पे 8 साल की है, यहाँ पे पैदा हुई, उसके बेस पे हमने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया है। लेकिन मेरे उसके अलावा भी 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का है और एक 1 साल का है। उनका हमने साथ अप्लाई नहीं किया था। अब मैं उनका करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूछना ये है कि क्या इसके लिए भी सेम प्रोसेस, वही सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से भेजने पड़ेंगे, सारा वही कुछ है या कोई, या खुद कर सकते हैं? क्योंकि पहले तो हमने अपने सोलिसिटर से करवाया था। देखिए, इतना इजी है कि हम खुद कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम लगेगा इसमें? उतना ही, क्योंकि ये हमें 7 महीने के बाद मिला है। जी देखें, बात ये है, जी देखें मिसरम, बात ये है खुद करने की। जहाँ तक बात है तो करने को तो आप खुद भी कर सकते हैं। मेरे लिए कहना मुश्किल है कि आप खुद करें या ना करें, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रोसीजर वही है, वही एप्लीकेशन होगी, FLR-FP की एप्लीकेशन होगी आपके बाकी 2 बच्चों के लिए भी, और उनकी भी इसी बेसिस पे होगी कि बाकियों को चूँकि मिल गया है तो आपको ऑब्वियसली उनका मिलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप सारों को मिल गया है तो उन बच्चों को जो है मिलना जो है वो ज़्यादा आसान है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लगेंगे, आप लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसलिए ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कहना कि आप, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर आप ख़ुद करें तो आपको मालूम नहीं होती, लेकिन बहरहाल बाज़ लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। जो टाइम की आप बात कर रही हैं वो टाइम जो है, अगेन होम ऑफिस में जब आप कोई एप्लीकेशन करते हैं तो फिर कहना मुश्किल होता है कितना टाइम लगेगा। जो एक गाइडेंस के लिए हम टाइम कहते हैं और होम ऑफिस भी कहता है, वो तकरीबन 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है इसके लगभग। तो लेकिन मेरा ख़्याल में जैसे कि मैंने कहा है कि चूँकि आप लोगों को मिल गया है, इसलिए आपके बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको मिलना जो है वो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। उनके लिए इतना मुश्किल वो स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया नहीं है। तो मेरा ख्याल में जल्द ही एप्लीकेशन डिसाइड हो जाएगी, होपफुली विद इन 3 मंथ्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हो, क्या सवाल है आपका? जी, मैं नाज़िम बात कर रहा हूँ लीड से। मेरा दोस्त है, वो ना पिछले साल आया था दिसंबर में इधर यूके शादी करके। जी जी। तो जो उसकी वाइफ है, उसके जो है ना, उनकी पहले डिवोर्स थी और उनके 3 बेटे थे। एक बेटा अभी 19 ईयर का है और एक जो है वो 16 का है और एक छोटा 9 ईयर का। जो 16 ईयर वाला है उसके ना वो डिसेबल है, उसको डिसेबिलिटी लोन्स मिलता है और कैरेज लोन्स और इनकम सपोर्ट, ये सारे मिला के तो वो फिर वो जो 18,000 वाली थी वो पूरी हो गई थी, वो आ गया। अभी ये जो मेरा दोस्त आया है, इसने आके इनकम सपोर्ट बंद करवा दी है और अभी जो है ना वो जॉब कर है, लेकिन उसको 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट और उसको जो है ना अभी फुल जॉब नहीं कोई मिल रही। तो अभी क्या जब दोबारा उसका वीज़ा एक्सटेंड करवाना होगा तो क्या दोबारा वही इसके जो 18,000 वाली शर्त है वो पूरी करनी होगी या इसका क्या तरीकाकार होगा? जी देखें, जब दोबारा उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, जब एक्सटेंशन के लिए, तो क्राइटेरिया वही है, वो दोबारा उनको उस रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा 18,600 पाउंड्स की। लेकिन वो जो बच्चा अभी 16 का हो रहा है, तो अगर उसके वो जो डिसेबिलिटी वो बंद करके पीप पे आ जाता है, जी जी, उनको कोई लेटर आया है, तो अगर वो नहीं देते उसको या कर देते हैं तो फिर क्या कौन कौन से जो है ना, देखें अभी तो दिसंबर में वो आया है, पिछले महीने की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनके पास तकरीबन 2.5 साल का वीज़ा है, 2.5 साल बाद वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब उस वक्त क्या उस बच्चे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उस वक्त क्या सिचुएशन है, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल आपके दोस्त को वो इनकम की रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। 18,600 पाउंड अगर पिप जो है वो मिल रहा है तो उस पर भी वो भी उस बेसिस पे भी जा सकते हैं। उस वक्त अगर काम कर रहे हैं, बेशक 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर साल का वो शो कर सकते हैं कि 18,600 उन्होंने कमाया है,
लास्ट 1 ईयर में, तो वो भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उनकी सर्कमस्टांसेस क्या है उस वक्त और सिचुएशन क्या है। अभी 2.5 साल का अर्सा पड़ा है, लेकिन बहरहाल उनको 18,600 पाउंड्स की जो इनकम की रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट जो उन्होंने आते वक्त पूरी की है वो उस वक्त भी पूरी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम सलमान भट्ट है, मैं लिवरपूल से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सलमान भट्ट साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने शादी की थी 2013 में यूरोपियन लड़की के साथ। जी। तो जो वाइफ मेरी थी उसने भी इधर का कार्ड अप्लाई किया था, उसको मिला 2015 में। और मेरा ईई का कार्ड जो था मुझे 2017 के मिड में मिला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बीवी, मैं कब अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए? देखें, आप तब से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी वाइफ तो तब अप्लाई कर सकती हैं जब से वो यहाँ पे आई हैं और 5 साल से अगर वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, ठीक है। और आपका जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आप भी तब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी शादी हुई है और उस वक्त से अगर आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर 2013 में आपकी शादी हुई है और 2013 से आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं, 2013 से आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं थ्रू आउट लास्ट 5 ईयर्स, तो 2018 में आप अप्लाई कर सकते थे या अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके 5 साल कब पूरे होते हैं, जिन 5 सालों में आप लोग इकट्ठे रहे हैं, आपकी वाइफ थ्रू आउट ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं। सलमान साहब, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हीरा है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था अपने कज़न के मुतालिक। उनकी शादी हुई है यहाँ की लड़की से और 1 साल का पीरियड हुआ कि इधर आए हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी बन नहीं रही अपनी वाइफ से। तो ऐसा है कि वो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, उनकी वालदा बीमार हैं। तो क्या ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान जाएं और पीछे से जो उनकी वाइफ है वो उनका वीज़ा कैंसिल करा दें और वो वापस ना आ सके, इधर ट्रैवल ना कर सकें? और दूसरी बात है कि उनकी सॉरी, एक और बात आपसे पूछ लूं कि उन मियाँ बीवी के, यानी कि मैं उनकी लड़ाई भी हुई और वो उनके ऊपर केस भी बन गया डोमेस्टिक वायलेंस का, और उनकी हेयरिंग बीएमआई में जी। तो क्या अगर वो जाते हैं एक्सटेंड करने के लिए 2.5 साल बाद अपना वीज़ा, तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उनके वीज़े के ऊपर? क्योंकि उनके ऊपर एक यानी कि हमें उनका एक शायद के रिकॉर्ड ख़राब हो गया है या कुछ। जी बिल्कुल। देखिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ हो जाता है तो फिर बिल्कुल केस पे फ़र्क पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी, जो आपका पहला सवाल था कि ऑब्वियसली अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उनकी वाइफ जो है वो इन्फॉर्म कर सकती हैं, होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं कि वो मज़ीद उनके साथ नहीं रह रही और उनको नहीं स्पॉन्सर कर रही। ठीक है जी। तो ये यानी कि मैं 1-2 हफ्ते के अंदर वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं अगर वो 1 हफ्ते में ही वापस आ जाएं अपनी मदद। देखिए, बात ये है, कैंसिल का तो मैं नहीं कह रहा, कैंसिल इस तरह नहीं होता। वो इन्फॉर्म कर सकती हैं होम ऑफिस को, और जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त उनको वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे उनसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि इस तरह आपके वाइफ ने होम ऑफिस को ये इन्फॉर्म किया है। आम तौर पे कैंसिल इस तरह नहीं करते, क्योंकि अगर वो वीज़ा कैंसिल करें, आपके हस्बैंड को राइट ऑफ अपील मिलता है उस होम ऑफिस जो फैसला करता है उस फैसले के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? सर हामिद बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी हामिद साहब, बोलिए क्या सवाल है आपसे? सवाल मेरा ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं फिर फोन बंद कर दूंगा, आप मुझे आराम से सवाल दीजिएगा। जी जी बोलिए। मैं 2014 में मेरी मिसेज आई थी पाकिस्तान से एज अ टियर 1 एंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट। मेरे पास टियर 1 एंटरप्रेन्योर था। ठीक है जी। सॉरी, दोबारा बोलें। 2014 में एज अ टियर 1 डिपेंडेंट के तौर पे। जी, टियर 1 डिपेंडेंट। ठीक है जी। जी जी। 2016 में मैं 10 ईयर की बेस से मैंने इंडेफिनेट ले लिया। और मैंने फिर क्या किया कि अपनी वाइफ का FRM 18,600 इनकम वाला स्विच करा लिया। जो टियर 1 डिपेंडेंट वो मैंने स्विच करा के FRM करवा लिया, क्योंकि मैं टियर 1 एंटरप्रेन्योर पे नहीं था। जी जी। ठीक है। अब उसकी एक्सटेंशन है वाइफ की, आफ्टर 2 मंथ्स FRM की ड्यू 2.5 साल बाद खत्म हो रहा है। ठीक है। लेकिन नवंबर 14, ये तो मुझे एक्सटेंशन करवानी पड़ेगी, ये मैं करवा लूंगा। नवंबर 2014 में उसको 5 साल पूरे हो जाएंगे
क्योंकि नवंबर 14 में वो आई थी और नवंबर 19 में उसको 5 साल एज माय डिपेंडेंट पूरे हो जाएंगे। जी लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मैं नवंबर के बाद उसका इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता जी मैं जी या नहीं मुझे FLRM पे 5 साल पूरे करके फिर इंडेफिनेट अप्लाई करना पड़ेगा? जी उनको आपकी वाइफ को FLRM पे 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो टियर 1 जो डिपेंडेंट के तौर पे आपकी वाइफ आई थी, लेकिन आपने इंडेफिनेट फिर 10 इयर्स की बेसिस पे लिया था, आपने फिर FLRM पे अपनी वाइफ को कन्वर्ट किया, उनको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे स्पाउस वीज़ा पे FLRM पे, फिर उसके बाद वो इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई करेंगी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ। सर मैंने ये छोटे छोटे 2 सवाल है मेरे। जी बोलिए। सर पहला सवाल तो ये है कि इंडेफिनिट होने के बाद कितने अरसे के बाद आदमी को नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए? और दूसरा सवाल है मेरा सर ये, एक मेरा दोस्त है वो डिप्रेशन बीमार है, वो डिसेबल भी है, तो वो लाइफ यूके नहीं कर सकता, तो उसके लिए सर क्या? देखें जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, इंडेफिनेट जो है, अगर आम तौर पे इंडेफिनेट के साल बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केसेस में जब आपको इंडेफिनेट स्पाउस वीज़े की बेसिस पे मिला हो तो फिर आपको साल वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ही आपको इंडेफिनेट मिलता है आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने लाइफ इन द यूके की बात की, तो लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो आपके दोस्त अगर डिसेबल हैं और उस वजह से वो नहीं कर सकते तो फिर उनको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे लेटर लेना पड़ेगा डिटेल जो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते लाइफ इन द यूके। अगर उनको ये ऐसा लेटर मिलता है जो कि होम ऑफिस की रिक्वायर्ड उस पर रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है, तो फिर होम ऑफिस उनको लाइफ इन द यूके से करने से एग्जाम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स कि वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से लाइफ इन द यूके और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ मुश्ताक साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं सलमान बोल रहा हूँ, ये वुल्वरहैम्पटन से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, मैंने एक महीने पहले एक साल पहले असाइलम का ये करा था यहाँ पे, तो उन लोगों ने मुझे असाइलम का एक कार्ड दे दिया था, एप्लीकेशन ARC कार्ड। जी जी जी। फिर उसके बाद 4-5 महीने तक वो केस ये चला, बाद में उन लोगों ने मुझे रिफ्यूज कर दिया था। तो फिर बाद में मुझे यहाँ पे लड़की मिल गई थी यहाँ की ब्रिटिश, तो मैंने उनसे शादी कर ली। तो अभी ये मेरा माशाल्लाह एक बेबी भी हैगा 1 महीने का। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं जब हम लोग ये मेरी वाइफ रजिस्ट्रार ऑफिस में गई थी बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम लिखवाने बेबी का, तो उन लोगों ने मैं बाहर बैठा था, मुझे पता नहीं था, मैं अंदर नहीं गया, तो उन लोगों ने फादर्स नेम पे ये मेरा नाम नहीं लिखा। और सर ये पूछना था, और ये मेरा दूसरा सवाल है कि अभी मैं अपना किस बेस पे मैं ये अपना दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? देखें आपने पहले तो चाहिए आपको कि आप जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है उस पे फादर नेम पे आपका नाम आए, और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएं, आपकी जो वाइफ हैं वो भी साथ जाएं और उनको बोलें जो भी, और एज सुन एज पॉसिबल ये करें, क्योंकि अगर डिले करेंगे तो उसमें फिर बात को मसाइल हो सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप का ये इशू हल हो जाता है, चूँकि अब आपका बच्चा है यहाँ पे और आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश हैं, बच्चा भी ब्रिटिश है, तो बच्चे की बेसिस पे फिर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए। आपको चाहिए किसी वकील के पास जाके अपने केस को डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अच्छा, मुझे नाज़रीन बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त आज का ख़त्म हो चुका है, इसलिए मज़ीद कॉल्स अब नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, अगर आप चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो मुझसे अगेन इस ईमेल एड्रेस पे रब्ता किया जा सकता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते नेक्स्ट ट्यूसडे को शाम 6 बजे दोबारा आपसे वीनस टीवी पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।